Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So this is part 2 for module D, digital banking, developments in payment system in India and digital banking. तो ये जो हमारा यूनिट 9 है, पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एंड दिस इज पार्ट 2, डेवलपमेंट्स इन पेमेंट सिस्टम इन इंडिया एंड डिजिटल बैंकिंग. So we will cover in this chapter. In previous one we had see chips, chaps, RuPay, then NACH, AEPS, APBS. These we have already covered. So the rest one we will cover in this chapter, like RTGS, NEFT, EKYC, CTS, NFS and CCIL. Okay, so start with UPI. देखिए आजकल क्या है कि यूपीआई का ही बोले तो टाइम है ना, कि आप सब्जी वाले के पास कोई सामान लेते हो तो फ़ोनपे, गूगल पे जो भी आप यूज़ करते हो तो हम वहाँ से पैसा पे करते हैं. तो यूपीआई है क्या? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई टू फैसिलिटेट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. ठीक है कि ये एक पेमेंट मेथड मतलब लाया गया, ठीक है, जिसमें रियल टाइम में हम पेमेंट करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ यूपीआई ऐप्स क्या है? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, मोबीविक, एसबीआई पे, बीओबी यूपीआई. डिफरेंट बैंक का डिफरेंट है. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ यूपीआई. तो यूपीआई को रेगुलेट कौन करता है? तो आरबीआई करता है. रिमेंबर, यूपीआई इज़ फ्री और नॉट? तो यूपीआई इज़ फ्री, क्योंकि अभी इंटरचेंज फी का सिस्टम नहीं है. इंटरचेंज फी जानते हैं आप लोग? ठीक है, आप जान लीजिए. मान लीजिए कि ए जो है, ठीक है, ए जो है वो एसबीआई का कस्टमर है और ये जो है वो पीएनबी के एटीएम पे गया पैसा निकालने. ए पैसा यहाँ विड्रॉ किया तो एसबीआई हो गया इशूअर, पीएनबी हो गया एक्वायरर. तो इंटरचेंज फी क्या होता है कि मान लीजिए अब ए जो है एसबीआई का जो कस्टमर है वो पीएनबी के इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ किया ना, पीएनबी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो यूज़ किया तो एसबीआई को कुछ पैसा देना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एनपीसीआई का जो भी सर्कुलर है, जो भी चार्ज है उसके अकॉर्डिंग 17 रुपीज़ के आसपास कुछ पड़ता है, तो वो देगा इसको. तो अभी के केस में ये इंटरचेंज फी इन्वॉल्व नहीं है कि ईश्वर एक्वायरर को देगा, ऐसा नहीं है. तो यूपीआई अभी फ्री है, कोई किसी से पैसा नहीं लेता. ठीक है. व्हाट इज़ पर डे एंड पर ट्रांजेक्शन लिमिट इन यूपीआई? तो पर डे लिमिट 1 लाख है. पर ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक के ऊपर करता है कि 1 लाख एक ही बार में करने दे या 20-20 हज़ार करने दे. अब जैसे फ़ोनपे में 25 के मेरे हिसाब से शायद लिमिट है. ठीक है. यूपीआई ईश्वर यूपीआई एक्वायरर मैंने अभी आपको बता दिया कि देखिए ए सेंड्स मनी टू बी, ए बी को पैसा भेज रहा है तो ए बैंक इज ईश्वर बैंक एंड दिस ट्रांजेक्शन फॉर ए बैंक इज ईश्वर ट्रांजेक्शन. ठीक है. ए का ए यदि बी को पैसा भेज रहा है, मान लीजिए ए पैसा भेज रहा है, ए भेज रहा है ना, तो एक ए जो है वो ईश्वर हो गया, ए का बैंक ईश्वर बैंक हो गया, बी है एक्वायरर हो गया, बी का बैंक एक्वायरर बैंक हो गया. बस यही है, कुछ नहीं है इसमें. व्हेन यूपीआई लिमिट इज लोअर्ड अप टू 5,000 तक कब कम कर दिया जाता है? तो जैसे आप अपना हैंडसेट बदलेंगे, यूपीआई पिन चेंज करेंगे, तो इनिशियल 24 के लिए होता है, लेकिन ये शायद रूल ना चेंज हो गया, एक बार देखना पड़ेगा. टैट यूपीआई के लिए क्या है? तो यूपीआई के लिए टैट है. टैट मतलब कि मान लीजिए कि यूपीआई से ए बी को पैसा भेज रहा था 5,000, इसका ए का पैसा डिडक्ट हो गया और बी को पहुंचा नहीं, तो ए का जो पैसा वापस आएगा उसका बैंक जो उसको देगा, ठीक है, जैसे मिले उसका बैंक दे या बी का बैंक दे, जैसे भी जो भी दे, तो वो एक T+1 अगले नेक्स्ट वर्किंग डे में उसको मिलना चाहिए. नेक्स्ट वर्किंग नहीं, नेक्स्ट कैलेंडर डे. अब वर्किंग डे का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. कैलेंडर डे मतलब वर्किंग डे ऐसा नहीं, बैंक का वर्किंग डे हुआ उसी को काउंट करेंगे. यदि मान लीजिए फ्राइडे को कर रहा था तो ऐसा नहीं सैटरडे संडे अब नहीं मंडे को आएगा, ऐसा नहीं, सैटरडे कोई पैसा आएगा. ठीक है. तो नहीं तो 100 रुपया पर डे पेनल्टी देगा. अब पीएसपी एंड ट्रैप क्या है? अच्छा, इससे पहले ना एक चीज़ और समझ लीजिए कि अभी मान लीजिए जैसे आप फ़ोन पे या कोई आप यूपीआई पे ऑन बोर्ड होते हो, तो अभी तक क्या था कि ज़्यादातर जैसे फ़ोनपे में आप देखोगे कि आपका एटीएम कार्ड का डिटेल लेगा, कार्ड नंबर ये सब मांगता है. लेकिन अब क्या है, वो आधार ओटीपी से, आधार से भी आप ऑन बोर्ड हो सकते हो. ठीक है. अब आ गया है, फ़ोनपे भी हो गया ये. ठीक है. दूसरे बैंक भी ऑन बोर्ड होने के लिए आधार का भी ऑप्शन दे रहे हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड ही नहीं. ठीक है. पीएसपी एंड ट्रैप इन यूपीआई. पीएसपी मतलब होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर
ट्रैप मतलब होता है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए, बीच में इसमें से कुछ नहीं पढ़ेंगे। फोनपे प्राइवेट लिमिटेड इज अ ट्रैप authorized by NPCI to facilitate payments through a sponsor bank, a sponsor PSP bank, namely yes बैंक। तो यहाँ पे ट्रैप कौन हो गया? फोन पे, और PSP क्या हो गया? येस बैंक या ICICI बैंक, जो भी उसका प्रमोटर है, जहाँ पे उसका सेटलमेंट होता है। अब एक आता है UIDR का फुल फॉर्म आप पहले याद रखो, यूनिफाइड डिस्प्यूट एंड इशू रिजोल्यूशन, ठीक है, UIDR, ये यहाँ तक। अभी इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको और कवर नहीं करूँगा। UIDR में क्या हो रहा है ना कि ऑटोमेटेड सिंगल चैनल रिड्रेसल सिस्टम है। अब देखिए क्या है, ऐसे मान लीजिए कि कोई बैंक है, ए बैंक है, तो ए बैंक के ऊपर ए का मान लीजिए कि 1 लाख 2 लाख ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन जो इसको रिटर्न करना था कस्टमर को, तो पहले मान लीजिए वो सिस्टम से खुद करता था रिकनसाइल करके, लेकिन अब क्या होता है कि रियल टाइम में सिस्टम ही खुद कर देता है, ठीक है। UIDR का यही है, सिंगल चैनल रिड्रेसल सिस्टम डिजाइन टू सीमलेसली एड्रेस कस्टमर इशू एंड कंप्लेंट्स रिगार्डिंग पेंडिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड स्पीडी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टू एन ऑनलाइन मैनर, ठीक है। इसमें बस यही पढ़ेंगे। सो जस्ट अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप वीडियो तो देख ही रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि मॉक टेस्ट आप ज़रूर कवर करिए एग्जामिनेशन से पहले, और इसमें कोई मैंने इसका फ़ी बहुत ऐसा नहीं रखा है कि 1000 2000 रखा हुआ है, 300 200 कुछ ऐसा ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो है वो ऐप डाउनलोड करिए और मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, 30 मॉक टेस्ट के आसपास मिलेगा। और यू कैन ऑल्सो व्यू PDF, ठीक है, 3 मंथ की वैलिडिटी होती है, या टिल एग्जामिनेशन, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो PDF भी आप देख सकते हैं। तो जस्ट गो डाउनलोड गिकी बैंकर ऐप, दिस इज आवर WhatsApp नंबर, सो यू कैन ड्रॉप योर कंसर्न हियर। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंसर्न तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हमारा जो है वो है IMPS क्या है? देखिए IMPS क्या है कि इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र, आप सब लोग जानते ही हो, बस आप ये याद करना, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। अब तो ये भी 24/7 365 मतलब हो गया है हम, ठीक है। पर ट्रांजेक्शन लिमिट 5 लाख, पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट डिफर फ्रॉम बैंक्स टू बैंक्स, ठीक है। पर ट्रांजेक्शन 5 लाख मैक्सिमम है और नो मिनिमम। पर डे ट्रांजेक्शन लिमिट वो बैंक टू बैंक डिफर करता है, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन लिमिट इतना है, पर डे लिमिट क्या देना है वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। टैट फॉर इनवर्ड ट्रांजेक्शन, ठीक है, T+1 डे, और नहीं तो 25 रुपया प्लस GST लगेगा। इनवर्ड मतलब कि आपके कस्टमर को A है, B है, B से पैसा चला, A के कस्टमर को आना था, तो A के लिए ये इनवर्ड ट्रांजेक्शन हुआ, B के लिए ये आउटवर्ड ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। और आउटवर्ड ट्रांजेक्शन के लिए है T+5 डे, याद रखिएगा। लेकिन दोनों में पेनल्टी सेम ही है, पेनल्टी जो है वो क्या है, सेम है, पेनल्टी सेम है, 25 प्लस GST 25 प्लस GST। इनवर्ड के केस में T+1 डे, आउटवर्ड के केस में T+5 डे। आउटवर्ड के केस में क्यों है आप समझो इस चीज़ को। क्या है कि फंड आपके बैंक से जब निकल गया दूसरे बैंक के पास चला गया, तो आपको तब तक पता नहीं चलेगा ना जब तक वो चार्ज बैक रेज नहीं करे, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लेन दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन IMPS ट्रांजेक्शन? तो IMPS ट्रांजेक्शन में देखिए एक होता है रिमीटर, सेंडर, यानी ठीक है सेंडर हो गया, एक बेनिफिशियरी हो गया यानी रिसीवर बैंक हो गया, ये दोनों हो गए, और एक आपका NPCI हो गया, NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच यानी NPCI, तीनों। ATM ट्रांजेक्शन, अब ATM में क्या होता है, जो अभी तक हमने इशूअर एक्वायर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है। अब ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन पहले पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑनेस्ट मतलब हमेशा होता है हमारा कस्टमर, ठीक है, हमारा कस्टमर हमारा ATM, दोनों सेम हो, हमारा कस्टमर ही हमारे ATM पे निकाला तो ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ। घर का ट्रांजेक्शन है वो, होम ट्रांजेक्शन हुआ। तो इशूइंग बैंक एंड द एक्वायरिंग बैंक आर सेम, दिस इज कॉल्ड ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन। इफ HDFC बैंक कस्टमर गोज टू HDFC बैंक ATM मशीन, दिस इज ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन, कोई इशू नहीं है। ऑफर्स ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, सिंपल क्रॉस, HDFC चला गया ICICI वाले के पास, SBI चला गया PNB के पास, मतलब SBI कस्टमर चला गया PNB के ATM पे, या फिर ICICI का कस्टमर चला गया HDFC के ATM पे,
तो यहाँ पे इशूइंग बैंक एक्वायरिंग बैंक अलग हो, तो ये हो गया ऑफर्स ट्रांजेक्शन। नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन एट एटीएम, देखिए मेट्रो सिटीज़ की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन दिया गया है बैंक एटीएम पे हर मंथ, एंड द लिमिट इज़ 3 फ्री ट्रांजेक्शन फॉर अदर बैंक एटीएम, यानी 5 आपको होम पे मिलेगा और 3 आपको अदर पे मिलेगा। ठीक है, ये है मेट्रो सिटीज़ के लिए। एक मिनट, मुझे लग रहा ना ये गलत लिखा हुआ है। नहीं, ये सही है। ठीक है, ये मेट्रो के लिए ठीक है, और ये मेट्रो नहीं होगा, ये जो है ना ये रूरल के लिए है। यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है, ये रूरल के लिए है कि 5 मिलेगा आपको होम पे और 5 ही मिलेगा अदर पे भी। ठीक है, अब टैट फॉर एटीएम के लिए क्या है, तो एटीएम के लिए टैट है T+5 डे। ये टैट ना पूछ सकता है, तो इसको जरूर याद रखिए। मतलब T+5, यहाँ पे T क्या है, कैलेंडर डे, यानी T+5 कैलेंडर डे, और यदि नहीं देंगे तो 100 रुपया पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगा। ठीक है, अब एटीएम चार्जेस क्या क्या लगता है देखिए। अब है क्या कि फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो फ़ी है वो है 21+ GST। ये सर्कुलर के हिसाब से बैंक इसे कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम यही रहेगा। और नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज करते हैं तो इसके लिए 8.5 रुपया है, 8.5 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेज। इन सम बैंक दिस इज RS10, तो ये बहुत वैल्यू नहीं है इसका। सो अगेन दिस इज अ रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू कि आप जो है गिकी बैंकर ऐप डाउनलोड करिए, मॉक टेस्ट को वहाँ अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल के लिए है ये। ठीक है, आप ही के लिए एडवांटेज के लिए है, तो आप जाएं और अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है कि मैं रिमाइंड कर रहा हूँ तो इसके लिए मुझे पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लेक्चर ले ही रहे हो तो एक बार मॉक टेस्ट को भी देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे और PDF को भी आप व्यू कर पाओगे। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप यहाँ पे जो भी कुछ आपका है, आपको मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ATM हमारा कंप्लीट हो गया। नेफ्ट, देखिए नेफ्ट भी हमारा जो है वो 365 डेज वाला कॉन्सेप्ट पे आ गया है, 24/7 है। और यहाँ पे फर्स्ट बैच जो है वो अब चूँकि आधे घंटे का बैच हो गया, टोटल 48 बैच होता होगा। तो पहला बैच जो हमारा चलता है वो 12:30 बजे रात के 12:30 AM। ठीक है, और लास्ट चलता है 12 AM। तब ना आधा घंटा का ये बचा रहेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हु इज रेगुलेटर ऑफ नेफ्ट, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिमम और मैक्स लिमिट क्या है, तो मिनिमम कुछ नहीं है ना मैक्सिमम कुछ है, आप अपने हिसाब से करो। बैंक जो भी आपको इंटाइटल करता है, बोलेगा कि 1 करोड़ एक दिन में कर सकते हो तो आप कर सकते हो। RTGS क्या है कि कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन अ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस विदाउट नेटिंग। RTGS का रेगुलेटर कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। टाइमिंग क्या है, तो ऑल द टाइम, क्योंकि वो तो नेफ्ट वाला तो हिसाब किताब है नहीं कि बैच बनेगा तो 12:30 बजे AM से 12 बजे तक ही हो, ये हमेशा अवेलेबल होता है। मिनिमम मैक्स लिमिट कितना है, तो सिर्फ मिनिमम है 2 लाख, मैक्सिमम इसका भी कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, CTS क्या है, तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम और इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया इज अ प्रोजेक्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड इन 2010 फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक। ठीक है, फास्टर क्लियरिंग के लिए ये हमारा आया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसमें से एक आएगा। CTS में पार्टी कौन कौन आता है, ड्रॉयर, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक आइदर साइन और ऑर्डर्स द बैंक टू पे द सम। ठीक है, मान लीजिए कि A यदि B को दे रहा है चेक, तो A साइन कर रहा है ना, तो A हो गया ड्रॉयर। ठीक है, और मान लीजिए वो B को दे रहा है और B का बैंक SBI है, तो ड्रॉई हो गया SBI, है ना। द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन और हु इज डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम रिटर्न ऑन द चेक। पे क्या है, तो बेनिफिशियरी, B हो गया बेनिफिशियरी। ठीक है, अब इनवर्ड चेक क्या है, चलिए इनवर्ड चेक समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप ऐसा समझो, हमारा एक कस्टमर है, मान लीजिए SBI है। ठीक है, SBI का एक कस्टमर है राज।
राज एक कस्टमर है SBI का। अब वो गया एक दुकान में और 10 लाख का शॉपिंग कर लिया उसने। तो दुकानदार जो है शॉपकीपर मान लीजिए होगा, उसका जो है वो मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का है वो, तो ये इससे चेक ले लिया, चेक दे दिया, ये SBI का चेक दिया यहाँ पे, याद रखिएगा SBI का चेक दिया यहाँ पे। अब वो BOB के सर्विस ब्रांच में कहीं गया होगा तो फिर वो लौट के SBI के पास आएगा ना क्लियरिंग के लिए। तो ये हो गया इनवर्ड चेक, हमारा चेक हमारे बैंक में ही आया और पैसा जाएगा, चेक आएगा पैसा जाएगा, क्लियरिंग होके जाएगा तो पैसा रिलीज कर देगा ये, तो इनवर्ड चेक हो गया। आउटवर्ड जो है जस्ट इसके वाइस वर्सा समझ लीजिए, व्हेन SBI कस्टमर रिसीव्स अ चेक फ्रॉम HDFC कस्टमर फॉर SBI दिस इज आउटवर्ड चेक। बिल्कुल सही, ये इस केस में, इसी केस में जो है वो SBI के लिए क्या था, आउटवर्ड चेक था ना ये तो इसके लिए आउटवर्ड चेक था कि दूसरे बैंक का चेक था, ये इसका अपना बैंक का तो चेक था नहीं PNB का। तो PNB के केस में क्या हो गया, PNB केस में ये आउटवर्ड चेक हो गया, ठीक है। इनवर्ड केस में मतलब बैंक अपना ही चेक रिसीव करता है पैसा देने के लिए, चेक 10,000 का आया तो आप इंस्ट्रूमेंट लग लिए 10,000 दे दिए। आउटवर्ड केस में क्या है कि आपके पास मान लीजिए आप SBI हो तो आपके पास HDFC का चेक आ गया, ठीक है, तो आप क्लियरिंग होने के लिए HDFC ही ना भेजेंगे, तो लेकिन ये जो HDFC का चेक था वो SBI के लिए क्या हुआ, तो आउटवर्ड चेक हुआ, तो ये आउटवर्ड है। एक पॉजिटिव पे सिस्टम NPCI ने लॉन्च किया कि 50,000 से ऊपर जो भी है तो एक ऐप है, ठीक है, हर बैंक का अपना अपना है, तो उसमें जो है आपको डिटेल डाल के भेजना पड़ेगा। एक्चुअली नॉर्म्स ये था ना कि 50,000 से ऊपर यदि मान लीजिए चेक का अमाउंट होता है तो क्लियरिंग हाउस में जो भी लोग बैठे हुए हैं तो वो कॉल करते हैं कस्टमर को फिजिकली, मतलब कॉल करके करते हैं कि हाँ भाई आपने दिया है कि नहीं, इसके नाम से किसके नाम से दिया है। तो इस सब से बचने के लिए पॉजिटिव पे लाया गया। तो एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम द इशूअर ऑफ द चेक सबमिट सर्टेन मिनिमम डिटेल ऑफ दैट चेक लाइक check number, check amount, check date, payee beneficiary name to the drawee bank. Positive pay system will be available for account holder issuing check for amount इतना और इतना, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि पहले ही पता रहे कि वो किसको किया है। नेक्स्ट हमारा है क्या कि NFS क्या है। NFS सिंपल आप ऐसा समझिए कि ये PNB का एक मान लीजिए ATM है, ये SBI का एक ATM है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM है, ठीक है, इस सब को ना आपस में कनेक्ट करता है। NFS जो है वो यही काम कर रहा है, सबको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, इससे भी इससे भी इससे भी ऐसा भी, ठीक है। तो ये हो गया NFS हमारा है, ठीक है। आप इसको एक बार रीडिंग देते हैं। is the largest network of shared automated teller machines in India. It was designed, developed and deployed with the aim of interconnecting the ATMs in the country and facilitating convenience banking. It is run by NPCI. इससे पहले IDRBT करके था, हाँ ये रहा ना, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, तो ये रन करते थे NFS को। तो NFS फंक्शन एज द बैकबोन ऑफ इंडियन ATM नेटवर्क। NFS was designed and implemented by IDRBT, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, 2004 में। IDRBT लॉन्च द नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑन 27 अगस्त 2004 को किया था, ठीक है। IDRBT वर्क टुवर्ड द गोल ऑफ इंटरकनेक्टिविटी इन द कंट्री फॉर फैसिलिटी कन्वीनियंट बैंकिंग, ठीक है। तो IDRBT क्या बाद में NPCI उसे टेक ओवर कर लिया। बेनिफिट क्या क्या है NFS का, तो इंटरऑपरेबिलिटी। देखिए एक बात और आप याद रखिए, NFS के कारण ही ना ये जो ऑफर्स ट्रांजेक्शन हो रहा है कि SBI का कस्टमर जाके PNB पे पैसा विड्रॉ कर रहा है, PNB का कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा पे कर रहा है, तो ये जो है ये इसके इंटरऑपरेबिलिटी इसी कारण हुआ है, ठीक है। कस्टमर कन्वीनियंस है, अवेलेबल 24/7 सेफ एंड सिक्योर, वेराइटी ऑफ वैल्यू एंड एडेड सर्विसेज, NFS के कारण है ना। आजकल जो अकाउंट एग्रीगेटर आया है, ठीक है, अकाउंट एग्रीगेटर सर्विस आया ना, कि उसमें जैसे मान लीजिए कि एक बैंक दूसरे बैंक, मान लीजिए SBI का कोई कस्टमर है, SBI में गया इसी ब्रांच में, अब SBI का ब्रांच मैनेजर को मन हो रहा कि लोन देने से पहले हम चेक कर लें, तो बोला कि मेरा ना PNB में भी अकाउंट है, तो देख लेगा PNB में उसका अकाउंट है, उसमें कितना पैसा है, उसका स्टेटमेंट मंगा सकता है। तो ये जो इंटर बैंक वाली चीज़ें हैं ना, वो इसके बिना NFS के बिना पॉसिबल नहीं था। अब व्हाट आर द सर्विसेज अवेलेबल अंडर NFS, तो ये है कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, यानी जो भी एक ATM पे आपको मिलता है वो सारा यहाँ भी मिलेगा। मतलब एक्चुअली में तो जो यहाँ है वही ATM पे होगा। तो ये सब सारे जो है वो अल्टरनेट चैनल में हमारे पास है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि eKYC क्या है। देखिए पहले क्या होता था, अकाउंट ओपन करने के लिए कि हम लोग क्या करते थे
कि उससे जो है वो एक वोटर आईडी कार्ड का फ़ोटो बोला कि फ़ोटो स्टेट करके दे दीजिए, ठीक है, या आधार आ गया तो आधार, और हम खोल देते थे। अब लेकिन EKYC मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइंग कस्टमर क्रेडेंशियल, और उसके लिए मेन जो है वो आधार का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आधार का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे कि इट इज ऑल्सो, देखिए, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाइंग द कस्टमर्स क्रेडेंशियल्स, दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू अवेल the service of any financial institution. It is also called Aadhaar based EKYC, wherein the service provider can access details of your Aadhaar from UIDAI databases. ठीक है, अगेन कि आप डिजिटल बैंकिंग हमारा ऐप डाउनलोड करिए फॉर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड व्यू PDFs। ये व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप अपना कंसर्न ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या कि आधार बेस्ड जो EKYC है वो दो तरीके का होता है, एक होता है बायोमेट्रिक और एक होता है OTP। बायोमेट्रिक में क्या है कि मान लीजिए एक डिवाइस होता है ना, मॉर्फो का रेड कलर का है, दूसरे भी किसी कंपनी का, आप यहाँ पे अपना जो है वो फिंगर टच करते हैं, रेटिना से भी होता है, और आपका डिटेल आ गया कि हाँ भाई ये जो A है या B है या R है या K है, कौन है, जो भी नेम है, ठीक है, बैंक से में जो आपने दिया हुआ है, तो बायोमेट्रिक डिटेल या डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं। पहले होता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यस या नो आएगा कि हाँ भाई ये बायोमेट्रिक इसी का है कि नहीं, जो आधार हाथ में लेके आया है, जो आप लिखे हो वो आ गया, सटाया वहाँ पे आ गया, तो हो गया वेरीफाई। और एक होता है OTP बेस। OTP बेस में क्या होता है कि आप आधार नंबर डालोगे, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, ठीक है। तो ये दो तरीका, एक बायोमेट्रिक से और एक OTP से आप कर सकते हो, ठीक है। जो इंस्टा अकाउंट ओपन हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट बैंक्स दे रहा ना कि उसका जो है वो जैसे बैंक का ऐप होता है प्ले स्टोर के ऊपर, आप डाउनलोड कर लीजिए, किसी घर बैठे किसी भी बैंक का आप अकाउंट खोल सकते हो। तो उसमें भी यही EKYC OTP होता है, या फिर VKYC होता है, VKYC होता है, वीडियो KYC, आप दोनों में से। तो OTP करोगे तो जो इंस्टा अकाउंट ओपन होगा तो इसमें कुछ मिनिमल फीचर्स होगा, और यदि VKYC के थ्रू खोलेंगे तो वो फुल फ्लेज आपको सब कुछ देगा उधर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज आधार पेपरलेस या ऑफलाइन EKYC। इसमें क्या है, देखिए, इट इज़ ए सिक्योर शेयरेबल डॉक्यूमेंट्स। कुछ नहीं, आप ऐसा समझ लो कि यूज़र जो है वो UIDAI के वेबसाइट से या जो भी पोर्टल है वहाँ से एक XML डॉक्यूमेंट जो है डिजिटली साइंड ऑफलाइन XML जो है वो आपको दे देगा, और जब कभी आपको EKYC के लिए कोई बोलेगा तो आप यदि वो डॉक्यूमेंट देंगे तो जो इंस्टीट्यूशन है उसके पास कैपेबिलिटी होगी यदि ऑफलाइन KYC करने का, तो वो आप XML दोगे तो वो वहाँ से वेरीफाई कर लेगा, क्योंकि वो डिजिटली साइन होता है और आपका सारा इन्फॉर्मेशन उधर रहता है ना। कि XML विल कंटेन नेम, एड्रेस, फोटो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब वहाँ पे रहेगा और वहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, CCIL। CCIL क्या है, CCIL का फुल फॉर्म है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये बहुत पहले था, अब तो NPCI ही समझ लीजिए सब कुछ कर रहा है। 2001 टू प्रोवाइड गारंटी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन फॉर ट्रांजेक्शन इन, ये जो है वो गारंटी देता था क्लियरिंग सेटलमेंट में कि ये होगा ही होगा, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, फॉरेन एक्सचेंज हो, डेरिवेटिव मार्केट हो। द इंट्रोडक्शन ऑफ गारंटीड क्लियरिंग एंड सेटलमेंट लेड टू सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द मार्केट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये सब इसके कारण जो है वो पॉसिबल हो पाया। तो ये हमारा CCIL कंप्लीट होता है। तो हमारा ये पार्ट टू था। तो ये जो है हमारा 9th चैप्टर जो था डेवलपमेंट्स इन पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। और इफ़ यू आर, आपको लगता है कि यदि कंटेंट अच्छा है इधर का, तो आप जो है वो सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, जिससे अदर पीपल विल ऑल्सो कम टू नो एंड दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस लेक्चर्स, ठीक है। और दिस इज अवेलेबल फॉर हमारे iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए है, ठीक है ना। तो आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉल ओवर दिस नंबर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन।